माय नेम इज़ मुनीश राजपूत फ्रॉम चंडीगढ़ एजुकेटर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं HPSCBL SSA का पेपर, जो कि 25 सितंबर को हुआ था और जिसका पोस्ट कोड है 972। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि JEE इलेक्ट्रिकल की 78 पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट किए हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द DC सीरीज मोटर इज़ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पावर डेवलप्ड के लिए कंडीशन होती है कि जो मोटर में बैक EMF टर्मिनल वोल्टेज के हाफ के इक्वल हो जाए, तब मोटर में मैक्सिमम पावर डेवलप होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैक EMF इज इक्वल टू हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ए। सेकंड क्वेश्चन, थिन लैमिनेशंस आर यूज्ड इन अ मशीन इन ऑर्डर टू रिड्यूस। थिन लैमिनेशन का यूज हम करते हैं एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। 1F इज थ्योरेटिकली इक्वल टू, तो 1F मतलब 1 फैरेड इज इक्वल टू, तो फैरेड कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो दिस इज कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड और चार्ज का यूनिट होता है कूलम और वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट। तो इसने बोला है 1 फैरेड इज इक्वल टू, तो 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? सी, रेशो ऑफ 1 कूलम टू 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, RMS वैल्यू इज डिफाइंड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो RMS वैल्यू इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 5, विच लैम्प कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सोलर सेल। जो सोलर सेल की आउटपुट होती है वो DC होती है और जो LED होती है वो DC पे वर्क कर सकती है। तो सोलर सेल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू LED। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन ट्रांसफॉर्मर 2। तो ब्रीदर का यूज़ हम करते हैं जो एयर होती है उससे मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करने के लिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए भी हो सकता है, ऑब्जर्व मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग, और इसका ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंटरिंग इन द ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर द रिवॉल्विंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय यूज ऑफ। तो इसका आंसर होगा शेडिंग कॉइल, और ये शेडिंग कॉइल जो है कॉपर की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रिकल मोटर यूज्ड इन पोर्टेबल ड्रिल इज। तो पोर्टेबल ड्रिल में जो मोटर यूज होती है वो होती है यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 9, इन एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील कोर इज प्रोवाइडेड टू। तो जो एल्यूमिनियम कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो स्टील कोर होती है वो उसकी कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 10, बंडल कंडक्टर इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस। तो बंडल कंडक्टर का यूज करने से जो ज्योमेट्रिक मीन रेडियस या GMR होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ln GMD बाई GMR। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इंडक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है GMR के। मतलब अगर GMR इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर बंडलिंग करने से GMR इंक्रीज हो रहा है तो इंडक्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। वैसे ही ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन ln GMD अपॉन GMR। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है GMR के। तो अगर बंडलिंग करने से GMR इंक्रीज हो रहा है, तो अगर GMR इंक्रीज हो रहा है तो उसी तरह कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बंडलिंग करने से क्या क्या हो रहा है? इंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कैपेसिटेंस एंड decrease inductance. Question number 11, if we increase the spacing between the phase conductor the line capacitance। तो जो लाइन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, लाइन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन ln GMD बाई
GMD/GMR। और अगर हम कंडक्टर के बीच की जो स्पेसिंग है उसको इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो GMD इंक्रीज होता है, GMD इंक्रीज होता है। और इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है, लाइन कैपेसिटेंस है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है GMD के। तो अगर लाइन के बीच की जो स्पेसिंग को बढ़ाने से GMD इंक्रीज हो रहा है तो GMD इंक्रीज होने से जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल रूल्स एंड लॉ ऑफ DC सर्किट ऑल्सो अप्लाई टू AC सर्किट कंटेनिंग। तो जितने भी रूल्स या लॉज हैं DC सर्किट के, वो AC सर्किट के लिए भी अप्लाई होते हैं जब AC सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, रेजिस्टेंस हो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 13, द वॉट आवर रेशियो ऑफ लेड एसिड सेल वेरीज बिटवीन। तो वॉट आवर एफिशिएंसी बेसिकली होती है रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट एनर्जी ऑफ द सेल। बेसिकली वॉट आवर एफिशिएंसी क्या होती है, किसी भी सेल की जो वॉट आवर एफिशिएंसी होती है वो होती है एनर्जी गिवन ऑन डिस्चार्ज अपॉन एनर्जी इनपुट ऑफ चार्ज। तो जो लेड एसिड सेल की जो वॉट आवर एफिशिएंसी होती है वो होती है 70 to 80%। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 14, द करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। तो इलेक्ट्रोलाइट में से जो करंट फ्लो करता है वो फ्लो करता है आयंस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 15, द स्प्रिंग मटेरियल यूज्ड इन स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो जो स्प्रिंग मटेरियल हम स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो वो नॉन मैग्नेटिक भी होना चाहिए, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो भी होना चाहिए और उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लो होनी चाहिए। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16, मैगर इज यूजुअली। तो जो मैगर का बेसिकली जो मैगर का जो प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड होता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो और जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिंसिपल है वो बोलता है कि जब किसी कंडक्टर में से हम करंट फ्लो करवाते हैं और उस कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है या उस पर एक टॉर्क लगती है। तो मैगर इज यूजुअली मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 17, द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ एन एमीटर इज 1 मिली एम्पियर and its internal resistance is 100 ohm. This is to have full deflection when 100 volt is measured. Is the value of series resistor to be used? तो बेसिकली ये वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। तो वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम ये वोल्ट मीटर की सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड करते हैं और उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है RM/M-1। और ये जो RM है दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। और जो M है, M इज वोल्ट मीटर की न्यू रेंज अपॉन ओल्ड रेंज, न्यू रेंज अपॉन ओल्ड रेंज। तो वोल्ट मीटर की जो न्यू रेंज है वो दी गई है हमें 100 वोल्ट। तो M क्या आ जाएगा, 100 अपॉन, और जो वोल्ट मीटर की ओल्ड रेंज है उसके लिए हमें क्या दिया गया है, एक करंट की वैल्यू दी है 1 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 100 ओम। तो वोल्ट रेंज निकालने के लिए हमें पता है V क्या होता है, I/R। तो करंट की वैल्यू हमें दी है 1 मिली एम्पियर इंटू R की वैल्यू हमें दी है 100 ओम। तो ये कितना आ जाएगा, 0.1। तो ओल्ड रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1। तो इसको सॉल्व करने पे जो M की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। तो जब हम ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे तो जो सीरीज में रजिस्टर हम ऐड करेंगे उसकी वैल्यू क्या जाएगी, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 100 ओम और M आ गया 1000 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 99.9 किलो ओम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 18, generally grounding is provided for safety of the equipment and safety of the operating personnel। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, both A and B। क्वेश्चन नंबर 19, the breakdown voltage of a cable depends on। तो बेसिकली जो किसी इंसुलेटर या की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो होती है मिनिमम वोल्टेज, जिसके बाद जो है उसमें
इंसुलेटर में इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है और एज अ कंडक्टर बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो और जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो मॉइस्चर पे भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज पे भी डिपेंड करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20, इन सिंक्रोनस मोटर डैम्पर वाइंडिंग आर प्रोवाइडेड ऑन। तो सिंक्रोनस मोटर में जो डैम्पर वाइंडिंग देते हैं हम वो पोल फेसिस पे देते हैं। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज लीस्ट। तो फ्यूल की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो सबसे कम होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 22, इन स्प्लिट फेज मोटर द रनिंग वाइंडिंग शुड हैव। तो स्प्लिट फेज मोटर इज बेसिकली अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम जो सिंगल फेज होता है उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो एक को हम बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग, एक को हम बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग, और जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसे हम मेन वाइंडिंग भी बोलते हैं और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है ये सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम में ही सर्किट में रहती है और जैसे ही मोटर 70 to 80% रेटेड स्पीड पे पहुंच जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच की हेल्प से हम इस वाइंडिंग को हटा देते हैं। तो जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसे हम हाईली इंडक्टिव बनाते हैं और जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसे हम हाईली इंडक्टिव और लो रजिस्टिव रखते हैं। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसे हम लो इंडक्टिव और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसे हम लो इंडक्टिव और हाईली रजिस्टिव बनाते हैं। तो ताकि इन दोनों वाइंडिंग की वजह से जो फ्लक्स क्रिएट हो उसके बीच में क्या आ सके? फेज डिफरेंस आ सके। क्योंकि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेन वाइंडिंग के फ्लक्स इंटू ऑक्सिलरी वाइंडिंग फ्लक्स इंटू साइन फाई। तो जितना ज़्यादा उनके बीच में क्या फेज डिफरेंस उतनी ज़्यादा टॉर्क। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, लो रेजिस्टेंस एंड रनिंग वाइंडिंग शुड हैव लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 23, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के और करंट बढ़ा के और सॉफ्ट आयरन कोर यूज करके और जो कोर का लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया हो वो क्या हो? लार्ज हो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24, द लेफ्ट हैंड रूल को रिलेट्स टू। तो लेफ्ट हैंड रूल का यूज हम करते हैं फोर्स की डायरेक्शन का पता करने के लिए। तो जो लेफ्ट हैंड रूल है उसमें जो फर्स्ट फिंगर वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो फर्स्ट फिंगर होती है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और सेकंड फिंगर या मिडिल फिंगर वो रिप्रेजेंट करती है करंट की डायरेक्शन और जो थंब होता है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स की डायरेक्शन या जिस साइड को कंडक्टर रोटेट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 25, इन थ्री फेज सिस्टम द वोल्टेज आर सेपरेटेड बाई। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा सी, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल डिपेंड्स अपॉन। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ कोर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 27, a phasor is a line which represent the magnitude and phase of an alternating quantity। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर बेसिकली फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज अपॉन आरएमएस, एवरेज अपॉन आरएमएस। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 29, नाइक्रोम वायर इज एन अलॉय ऑफ। तो जो नाइक्रोम जो बना होता है वो बनाता है मैग्नीज प्लस निकल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन। तो इसमें जो मैग्नीज होता है वो होता है 1.5% और जो निकल होता है 75% टू 78% और जो क्रोमियम होता है इसमें
20% टू 23% और कुछ परसेंटेज आयरन की होती है। तो नाइक्रोम वायर इज एन अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो इंसुलेटर्स का होता है। तो इन सब में जो है एल्यूमिनियम क्या है? कंडक्टर है, इसलिए जो एल्यूमिनियम है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 31, रोटर रियोस्टेट कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज यूज्ड फॉर। तो जो रोटर रियोस्टेट कंट्रोल मेथड है वो हम सिर्फ यूज कर सकते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स में ही। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 32, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ मोटर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ। तो जो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ हम यूज कर सकते हैं 3 फेज मोटर्स में। तो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग सिंगल फेज मोटर में पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 33, स्लिप रिंग मोटर इज रिकमेंडेड हियर। तो जो स्लिप रिंग मोटर्स हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं जहाँ पे क्या हमें स्पीड कंट्रोल की ज़रूरत हो और फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग स्टॉपिंग और रिवर्सिंग की ज़रूरत हो और हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए हो। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34, द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर और ट्रांसफॉर्मर शुड हैव क्वालिटी ऑफ। तो जो ब्रीदर हम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मर में वो हम यूज़ करते हैं कि ताकि जो एयर में जो मॉइस्चर हो उसे वो ऑब्जॉर्व कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर। तो हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है? एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। तो ट्रांसफॉर्मर में जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 36, द रोटरी कन्वर्टर इज अ सिंगल मशीन विद। तो जो बेसिकली जो रोटरी कन्वर्टर होता है वो इलेक्ट्रिकल मशीन का ही टाइप होता है जो कि एज अ मैकेनिकल रिएक्टिफायर या मैकेनिकल इन्वर्टर या फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर की तरह एक्ट करे। तो जो रोटरी कन्वर्टर की जो बेसिक कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन होता है वो सिमिलर होता है डीसी मशीन की तरह। और डीसी मशीन में क्या होता है? एक आर्मेचर होता है और एक फील्ड वाइंडिंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 37, द मोटर यूज्ड फॉर द कंप्रेसर इज। तो जो कंप्रेसर में जो मोटर यूज होती है वो होती है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 38, विच मेटल इज सुटेबल फॉर मेकिंग वायर वाउंड रेजिस्टेंस। तो वायर वाउंड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 39, हाई टेंशन केबल आर जनरली यूज अप टू। तो हाई टेंशन केबल जो है वो जनरली हम यूज करते हैं अप टू 11 kV तक। तो क्वेश्चन नंबर 40, इन अ स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है? जो फेज वोल्टेज होती है वो हो जाती है लाइन वोल्टेज बाई √3 और √3 की वैल्यू होती है 0.57। तो या हम ये बोल सकते हैं कि जो फेज वोल्टेज होगी वो कितनी होगी? 57.7% होगी लाइन वोल्टेज के। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? अप्लाइड वोल्टेज पर स्टेटर फेज इज 57.7% ऑफ लाइन वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 41, नॉर्मली विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हेन लार्ज स्केल कन्वर्जन फ्रॉम AC टू DC पावर इज रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मर्करी आर्क रिएक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 42, 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। क्वेश्चन नंबर 43, वायरिंग इज डन इन हाउसेज बिल्डिंग एटसेट्रा। तो जो हाउसेज और बिल्डिंग्स में जो वायरिंग होती है वो हमेशा होती है पैरेलल में। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज कॉल्ड अ साइकिल इन केस ऑफ AC ऑपरेशन। तो व्हेन AC गोज थ्रू अ कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव, कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक साइकिल। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 45, एम्पायर टेप। एम्पायर टेप होती है वर्निस कैम्ब्रिक की बनी होती है एम्पायर टेप। क्वेश्चन नंबर 46, एन इंडक्शन मोटर विद 1000 RPM स्पीड विल हैव। तो हमें पता है सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला 120 F/P। तो दिस इज सिंक्रोनस स्पीड
दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड पी इज नंबर ऑफ पोल्स। तो स्पीड हमें दी गई है 1000 RPM और फ्रीक्वेंसी जो हम कंसीडर करते हैं वो 50 हर्ट्ज और हमें पूछा गया है नंबर ऑफ पोल्स। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ पोल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 6। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47 इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ। तो इंडक्टर जो है वो सडन चेंज इन करंट का अपोज करते हैं और जो कैपेसिटर होते हैं वो सडन चेंज इन वोल्टेज का अपोज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48 विच क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ अ यूनिट 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बेसिकली किलोवाट किसका यूनिट है पावर का और आवर किसका यूनिट है टाइम का। और पावर इनटू टाइम क्या होता है एनर्जी। पावर इनटू टाइम क्या होता है एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 द कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स इंक्रीजेज विथ। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी और ए इज एरिया ऑफ द प्लेट्स और डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स या डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी के और कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लेट्स के एरिया के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के या दो प्लेट्स के बीच के जो डिस्टेंस है। तो जो कैपेसिटेंस होगी वो इंक्रीज होगी एरिया प्लेट्स का एरिया इंक्रीज करने से और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स जो है वो कम करने से। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाएगा डी। द कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट इंक्रीजेज विद लार्जर प्लेट एरिया एंड शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ बैंडविड्थ फॉर अ गुड कंट्रोल सिस्टम। तो ये इस क्वेश्चन के में सारे ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 व्हाट इज द यूज ऑफ फर्मर चीजल। तो फर्मर चीजल का यूज हम करते हैं जनरल चीजलिंग वर्क के लिए। 51 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 52 विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। तो जब हम कोई वायर इंस्टॉलेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम जो है एक पोलैरिटी टेस्ट करते हैं और अर्थ रेजिस्टेंस की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं और ये दोनों टेस्ट जो है वो हम करते हैं मैगर की हेल्प से। तो डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन का टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं मैगर का। क्वेश्चन नंबर 53 व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्टेन करने के लिए कॉपर लॉस शुड बी इक्वल टू आयरन लॉस या कॉपर लॉस को हम वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं और आयरन लॉस को हम कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए वेरिएबल लॉस शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। क्वेश्चन नंबर 54 द फॉर्म फैक्टर ऑफ अ साइनसोइडल एसी। तो जो फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो साइनसोइडल वेव फॉर्म के लिए जो आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है मैक्सिमम अपॉन √2 और जो साइनसोइडल वेव के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई। तो फॉर्म फैक्टर क्या आ जाएगा मैक्सिमम अपॉन √2 अपॉन 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई। तो मैक्सिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू कैंसिल तो ये क्या आ जाएगा पाई अपॉन 2√2 और पाई अपॉन 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.11। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या आ जाएगा बी 1.11। क्वेश्चन नंबर 55 इन विच 3-फेज सिस्टम द आर्टिफिशियल न्यूट्रल इज रिक्वायर्ड टू मेजर द फेज वोल्टेज। तो कौन से सिस्टम है जो है फेज वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें आर्टिफिशियल न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो होती है 3-फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 56 विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इज यूज टू फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स। बेसिकली जो फ्यूम्स होते हैं वो फ्यूम्स होता है स्मोक या बदबूदार गैस जो अगर हमारे
सांस के साथ अंदर चले जाएं तो हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकती हैं। तो फ्यूम से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं नोज मास्क का। क्वेश्चन नंबर 57, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विद इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली। तो छाती पे तथा पेट पर अगर चोट लगी हो तो उस विक्टिम के जो हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड यूज करना चाहिए वो करना चाहिए नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ ही इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। अगर कोई विक्टिम जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जो पावर सप्लाई का स्विच ऑफ करके उसका कॉन्टैक्ट ब्रेक करना चाहिए। तो 58 का आंसर क्या आ जाएगा? डी, ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैम्प। जो फिलामेंट लैम्प का जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वो होता है 2300 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इन इंडस्ट्रियल ट्विन ट्यूब लाइट फिटिंग इज रिड्यूस। तो जो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है वो बेसिकली एक हमारी आइज़ का एक इल्यूजन है। तो जब किसी मूविंग पार्ट पे जब कोई लाइट पड़ती है तो इल्यूजन की वजह से हमें वो जो मूविंग पार्ट है वो या तो स्लोर मूव करता हुआ दिखाई देगा या रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ दिखाई देगा या कई बार हमें स्टेशनरी भी दिखाई देता है। तो इसी इफेक्ट को हम स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट बोलते हैं। तो इस इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो ट्यूबलाइट को पैरेलल में यूज़ करते हैं और एक उन दोनों ट्यूबलाइट का जो चोक होता है वो भी अलग अलग होता है और स्टार्टर भी अलग अलग होता है। बट जो हम एक कैपेसिटर ऐड करते हैं जो सेकंड ट्यूबलाइट होती है उसके चोक के सीरीज में, ताकि स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को हम कम कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद वन ट्यूबलाइट। तो थैंक यू सो मच। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।